Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 21 जून 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको यह वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मरकरी आइलैंड को, कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा कल के वीडियो में मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर की थी। उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी से संबंधित आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स सही हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसको एस्टेब्लिश किया गया था मौर्य डायनेस्टी के थ्रू। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है नालंदा यूनिवर्सिटी को कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के तौर पर। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है फाहिन, जो कि एक चाइनीज स्कॉलर हैं, वो नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट करते हैं और उस यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर और लर्निंग के बारे में लिखते हैं। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैंने आप लोगों से डेली बेसिस पे इसके बारे में बताया है। और अगर आपको वहाँ पे इसका आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थंबनेल में भी इसके बारे में मेंशन कर रखा है, लेकिन इस टॉपिक पर आऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो वीडियो है यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज देखने को मिलता है। जैसे आप देखते होंगे केवल न्यूज़पेपर में आप द हिंदू पे फोकस कर रहे हैं या केवल इंडियन एक्सप्रेस पर फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों का कंपाइलेशन है। और कंपाइलेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपके करंट इश्यूज़ हैं उसको स्टैटिक के साथ में लिंक किया गया है, प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। सिलेबस में क्या चीज़ कहाँ पर हम लोग लिंक कर सकते हैं वो हर एक पॉइंट को यहाँ पे समझाया जाता है अच्छे से। तो स्पेशली आप किसी भी एग्जामिनेशन में जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहने वाला है। और ध्यान रखिएगा वीडियो को एंड तक देखना कंपलसरी है। रीज़न ये है लास्ट में आपको टेस्ट मिलेगा, हाथों हाथ आप यहाँ पे अपनी नॉलेज चेक कर सकोगे कि आज के करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या सीखा है। लास्ट में एक पूरा प्रॉपर टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगी दोस्तों, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जाम में जब बैठूंगा तो वहाँ पे आपको फील होएगा कि ये काम तो यार मैं डेली कर रहा था। एक आपको वहाँ पे बड़ी हेल्प मिलेगी, कॉन्फिडेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, जो चीज़ें आपको बाकी सारे एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में आगे पुश करेंगी। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पर बात हो रही है एक रिपोर्ट के बारे में। जितने भी हमारे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो लाइव मिनट हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, फर्स्ट पोस्ट हो, ये सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर में इस टॉपिक को कवर किया गया। मैं आपको बताऊँ ये सभी न्यूज़पेपर्स दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर बात की गई एक रिपोर्ट के बारे में, नाम है वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट ने यह बताया कि कई हज़ारों जो इंडियंस हैं, स्पेशली इंडियंस में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, जो रिच हैं, करोड़पति हैं, वो देश को छोड़कर निकल रहे हैं। और ऐसा हमने लास्ट ईयर भी देखा, उससे पहले भी देखा, और अब की बार बताया जा रहा है कि साल 2024 में जो ये साल चल रहा है ये ख़त्म होते होते एंड वक्त तक लगभग 4300 यानी 4300 जो मिलेनियर्स हैं दोस्तों वो यहाँ पर इंडिया को छोड़कर निकल जाएंगे। अब छोड़कर निकलकर कहाँ पे जाएंगे वो आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं या आज के समय पर जा रहे हैं, या फिर क्यों लोग छोड़कर जा चुके हैं, स्पेशली करोड़पति जिनके पास बहुत पैसा है, वो भी यहाँ पे समझाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर बताया ये जा रहा है, ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, नाम इसका बता दिया। इन्होंने ये बोला कि 2023 के अंदर में ऑलरेडी जो 5100 मिलियनियर्स हैं वो हमारे देश को छोड़कर जा चुके हैं।
5100 मिलियनर्स ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों छोड़कर जा चुके हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर में। अब रिपोर्ट ने यह भी बोला कि ये लोग जो छोड़ कर निकल रहे हैं इतना पैसा होने के बावजूद भी, तो उसके पीछे कई सारे रीज़न है, कई सारे फैक्टर हैं। पहला सेफ्टी का इशू, दूसरा यहाँ पे दोस्तों टैक्स बेनिफिट्स, क्योंकि इंडिया में आपको पता है टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है, जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर टैक्स से बचने के लिए, उस टैक्स के पैसे को बचाने के लिए उस देश में चले जाते हैं जहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ता। प्लस दूसरे देश में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर देख रहे होते हैं, एक बढ़िया लाइफस्टाइल को खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम, यानी अगर हम कुल मिला के बात करेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करते हुए वो इंसान अपना सारा धन बटोर कर सीधा इंडिया से निकल जाता है किसी दूसरे देश में। और हम बार बार दूसरे देश में बात कर रहे हैं, कोई यहाँ पर दूसरा देश में यूएस, यूरोप, इन सब कंट्रीज़ को नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया से जो ज़्यादातर मिलेनियर्स माइग्रेट कर रहे हैं वो यूएई में माइग्रेट कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में माइग्रेट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यूएई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये माइग्रेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, यह है यूएई। दुबई एक इंपॉर्टेंट शहर आपको यूएई का देखने को मिलेगा। बराबर में सऊदी अरेबिया है, नीचे ओमान है, ऊपर बहरीन आपको देखने को मिलेगा। ये सभी कंट्रीज़ आपकी गल्फ़ कंट्रीज़ भी कहलाती हैं। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बताइए गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल वाला जो ग्रुप है इसमें कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन से मेंबर्स हैं जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में आते हैं? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में सभी के नाम लिखिए। अभी कुछ दिन पहले हमने कवर किया है। ऐसे में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा जिससे आप चीज़ों को रिकॉल कर सकेंगे, तो आपको क्या होगा, उसके भी बेनिफिट मिलेंगे, रिविजन भी होता चले जाएगा। तो हुआ क्या, यूएई दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पर निकल कर आया जहां पर सबसे ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो अपना पैसा लेकर माइग्रेट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं। इवन ये भी बोला गया कि साल 2024 में बताया ये जा रहा है कि यूएई में केवल भारत से ही नहीं दुनिया भर से भी करोड़पति लोग यहाँ पर कह सकते हो माइग्रेट करने वाले हैं, और कुछ एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर 6 से 7 हज़ार लोग यहाँ पे माइग्रेट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि वाई सो, यूएई ही क्यों, कोई और कंट्री भी हो सकता था, लेकिन वहीं पर लोग क्यों जा रहे हैं? सबसे पहला रीज़न दोस्तों, जितने भी मिलेनियर्स, जितने भी करोड़पति हैं, वो सब यहाँ पर कह सकते हो एक लालच में आ जाते हैं कि भाई उनका टैक्स बचेगा। अभी इतना पैसा जो कमाया है उस पर अच्छा खासा टैक्स गवर्नमेंट को देने से बचने के लिए वो यूएई को चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यूएई में दोस्तों ज़ीरो इनकम टैक्स पॉलिसी है, आपको वहाँ पे कोई टैक्स ही नहीं देना है, लग्जरियस लाइफ है, बेहतरीन लोकेशंस, गोल्ड वीज़ा प्रोग्राम्स। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यूएई का जो वेल्थ मैनेजमेंट इकोसिस्टम है वो लगातार इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बोला जा रहा है कि जो यूएई है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, जो भी वेल्दी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं स्पेशली, उनके लिए प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स लेकर आ रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रहा है। उन लोगों का जो वेल्थ है, जो उनकी कमाई है, जो पैसा है, उसको और बढ़ाने के ऊपर फोकस करेगा, उसको प्रोटेक्शन देने के ऊपर फोकस करेगा, नए इनोवेशंस के ऊपर फोकस करेगा। तो यूएई ऑलरेडी इन सब चीज़ों को लेकर काम कर रहा है। तो जो व्यक्ति है जो यहाँ से छोड़कर निकल रहा है यूएई में, उसको लग रहा है कि मेरा पैसा वहाँ पर बढ़ेगा, है ना, बच्चे के एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को देख रहा है, टैक्स बचा रहा है स्पेशली। उस बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर लोग यूएई को ही चूज़ कर रहे हैं। अब यहीं पर एक और सवाल आएगा, तो ये तो सिचुएशन अच्छी नहीं हुई, स्पेशली ये खबर तो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि करोड़पति जा रहे हैं और अपना करोड़ों रुपया लेकर जा रहे हैं। तो क्या ये सिचुएशन आज के समय पर चिंताजनक है, हमें चिंता करनी चाहिए? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट का क्या कहना है। रिपोर्ट ये बोलती है कि हाँ देखो, बिल्कुल प्रॉब्लम तो है ये, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी चीज़ है। यहाँ पर वेल्दी लोग निकल रहे हैं, अपना करोड़ों रुपया लेकर निकल रहे हैं, तो जो पैसा है वो ढेर सारा वो सब एक नए देश में लेकर चले गए। तो जिस देश में गए हैं डेफिनेटली उस देश में फ़ायदा होगा। और बताया जा रहा है इनमें से 20% से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब केवल ये फोकस कर रहे हैं कि दूसरे देश में हम जा तो रहे हैं अपना पैसा लेकर, लेकिन वहाँ पे एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। अब वहाँ पे वो जाके नया बिजनेस शुरू कर भी रहे हैं, नया बिजनेस शुरू किया और उस देश के अंदर में लोकल जॉब्स क्रिएट की उस देश के लिए, तो उनकी इकॉनमी में बहुत बड़ा यहाँ पर कह सकते हो कंट्रीब्यूशन ये सभी लोग दे रहे हैं। तो जिस देश में जा रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है, स्पेशली यूएई के लिए आज के समय पर बहुत फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि यहाँ से मतलब जिस देश से निकल कर जा रहे हैं उस देश के लिए प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया से कई सारे लोग निकल कर जा रहे हैं, तो इंडिया के लिए यहाँ पर थोड़ा कंसर्निंग सिचुएशन होगा ये,
कि हमें अपने यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको सुधारना होगा, क्योंकि हर साल हज़ारों मिलीनियर्स छोड़ छोड़ कर निकलेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन दोस्तों इतना भी चिंताजनक ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए, रिपोर्ट ये बोलती है, क्योंकि इंडिया में एक चीज़ ये भी है कि जितने लोग छोड़कर जा रहे हैं या करोड़ों रुपया लेकर निकल रहे हैं, उससे ज़्यादा करोड़पति हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर, ज़्यादा वेल्थ वाले लोग यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। तो वरिंग सिचुएशन है, डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। बट यहाँ पर आप देख पाओगे तो एक पॉइंट इसको भी ऐड किया जा सकता है, जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है। रिपोर्ट ये बोलती है कि आखिरकार और कौन कौन से देश हैं जो कि ये देख रहे हैं वहाँ से मिलीनियर्स निकल रहे हैं। यानी कि केवल इंडिया में दोस्तों ये हालत नहीं है, केवल भारत से ही लोग नहीं जा रहे हैं, उसके अलावा चाइना से लोग यहाँ पर छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं, जितने भी वेल्दी लोग हैं। यूके, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ताइवान, वियतनाम, नाइजीरिया, ये सभी वो देश हैं दोस्तों जहाँ से मिलीनियर्स ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं, भरपूर मात्रा में, हज़ारों की संख्या में। अब इतने सारे देशों का नाम लिया है, तो अगर हम टोटल माइग्रेशन ग्लोबल बेसिस पर देखें कि दुनिया में कितना माइग्रेशन हो रहा है, तो दुनिया में दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है साल 2024 में लगभग 1,28,000 ऑफ द वर्ल्ड्स मिलीनियर्स, दुनिया के मिलीनियर्स जो हैं इनमें 1,28,000 बताया जा रहा है कि नए देशों में माइग्रेट करेंगे। सबसे ज़्यादा जाएंगे यूएई में और दूसरे नंबर पर यूएसए के अंदर में। यूएई या यूएसए, ये दो कह सकते हो इनके लिस्ट में टॉप पर रहता है कि या यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे। तो दोस्तों 1,28,000 लोग दुनिया में जो रिचर हैं वो माइग्रेट कर सकते हैं इन दो कंट्रीज़ में। तो इन दोनों कंट्रीज़ को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि ये रिकॉर्ड देखें तो 2023 से ज़्यादा है, यानी ये चलन चलता आ रहा है। 2023 यानी लास्ट ईयर में भी दोस्तों 1,20,000 जो मिलीनियर्स थे वो दुनिया भर से निकलकर सबसे ज़्यादा इन दोनों देशों में गए, फिर धीरे धीरे करके कुछ और कंट्रीज में बसते चले गए जहाँ पे उनको फ़ायदा दिखा। तो लास्ट ईयर भी 1,20,000 का नंबर था, ये अभी बढ़कर 1,28,000 जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है इस माइग्रेशन रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, आगे चर्चाएं बहुत होंगी। now आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा हमने न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल डिस्कस किया है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में किया है, ऐसे आगे बहुत सारे और भी न्यूज़ आर्टिकल्स हम डिटेल्स के साथ में शेयर करेंगे। वो सारी डिटेल दोस्तों आपको इस पीडीएफ में कंपाइल करके दे दी जाती है। एक ऐसा पीडीएफ आपको इस ग्रुप में मिलता है जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ होता है जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे आपका सारा का सारा करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर रहता है। यानी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो, डेली बेसिस पे इस वीडियोस को रेफर कर रहे हो, करंट अफेयर्स की टेंशन भूल जाना। और दोस्तों यहाँ पे ये जो ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा, ये भी ऑप्शन है। आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि हाँ मुझे कहाँ पर फ़ायदे होंगे और किस तरीके से फ़ायदे होंगे। पूरी तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना डेमो वीडियो देख कर कि ग्रुप में मुझे एग्जैक्टली मिलेगा क्या, तो उस सेटिस्फाई होने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन यार मेक श्योर ये कर देना, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। 5000 लाइक्स का टारगेट है, आप सभी लोग प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब दोस्तों हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट न्यूज़ हैं, फटाफट यहाँ पे क्विक न्यूज़ को कवर करते हैं। 2-4 हैं, फिर उसके बाद कुछ और भी न्यूज़ हैं, एक एक करके सबको कवर करेंगे। आज हमारे द हिंदू अखबार के अंदर में प्रो टर्म स्पीकर के बारे में बात हो रही है। वैसे लोकसभा के स्पीकर के बारे में आज से कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल डिस्कस किया था, याद होगा। वहाँ पर मैंने आपको प्रो टर्म स्पीकर के बारे में भी पढ़ाया था। तो अभी यहाँ पर रिपोर्ट आई है, या द हिंदू के अंदर में छपा हुआ आर्टिकल है, जो कि ये बताता है कि अभी के समय पर लोकसभा के अंदर में एक प्रो टर्म स्पीकर अपॉइंट कर लिए गए हैं। नाम है उनका भर्तृहरि महताब। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे भर्तृहरि महताब। तो इनको अपॉइंट कर लिया गया एज अ प्रो टर्म स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के प्रो टर्म स्पीकर। अब कौन होता है प्रो टर्म स्पीकर, कैसे काम होता है, सब बताऊंगा। आपको पता है 18वीं लोकसभा दोस्तों यहाँ पर अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, सरकार बन चुकी है, लोकसभा के इलेक्शंस हो चुके हैं, मिनिस्ट्रीज बढ़ चुकी है, 18वीं लोकसभा है, अब ये शुरू होगी। लेकिन
शुरू कैसे होगी? लोकसभा में मेंबर्स तो बैठेंगे, तो जो मेंबर्स होंगे दोस्तों पहले उनको शपथ लेनी होगी, शपथ लेकर बैठेंगे। अब शपथ कौन दिलवाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि लोकसभा में कोई है तो नहीं, क्योंकि भाई जो इलेक्शन हुए थे उस समय पर सरकार डिसॉल्व हो गई थी, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है 5 साल में, सबको पता है। तो यहां पर जब कोई है ही नहीं तो शपथ लेंगे कैसे? और शपथ दिलवाता स्पीकर ही है। आपने पढ़ा नहीं पॉलिटी में, शपथ दिलवाएगा स्पीकर, ऐसे थोड़ा ना अपने आप शपथ ले लेंगे सब फिर लोकसभा में बैठ जाएंगे, नहीं, दिलवाएगा स्पीकर। स्पीकर है नहीं तो क्या होगा? तो दोस्तों जो थोड़ी देर के लिए टेम्पररी बेसिस पर जो अपॉइंट किया जाता है उसी को प्रो टर्म स्पीकर बोला जाता है। बस काम खत्म। चलिए क्या बोलता है यहाँ पर हमारा डेटा, फैक्ट क्या है ये देखिए। देखिए जो स्पीकर का जो पूरा पोजीशन है वो थोड़े समय के लिए खाली हो जाता है इलेक्शंस के बाद में। इलेक्शन हुए, सरकार बनी, लोकसभा डिसॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, वापस से मेंबर्स लोकसभा में बैठने शुरू हो जाएंगे सरकार बनने के बाद में, लेकिन जब वो कब बैठेंगे? शपथ लेने के बाद। शपथ दिलवाएगा स्पीकर, लेकिन पूरा डिसॉल्व हो चुका है, तो थोड़ी समय के लिए यहाँ पर एक नया स्पीकर बनता है जिसको बोलते हैं प्रो टर्म स्पीकर। थोड़ी देर के लिए बनेगा वो, टेम्पररी बेसिस पर। अब ये प्रो टर्म स्पीकर का काम क्या होगा कि भाई जो भी मेंबर्स होंगे उनको शपथ दिलवा के उनको यहाँ पर बैठा देगा लोकसभा में। अब शपथ ले ली, अब भैया वो मेंबर ऑफ लोकसभा सब यहाँ पे अब अपने आगे के कार्य के लिए बैठ चुके हैं, ठीक है। अब असली स्पीकर का चयन होगा, और असली स्पीकर को कैसे चुना जाएगा? वो लोग जो अब मेंबर बन चुके हैं लोकसभा के वो चुनेंगे, ठीक है। तो जो हमारे स्पीकर का ऑफिस है जब वो खाली होता है पहली मीटिंग के समय पर, तो हम थोड़े समय के लिए एक प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं और उसको अपॉइंट भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट उस प्रोटम स्पीकर को शपथ दिलवाती हैं, और जैसा अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो प्रोटम स्पीकर को शपथ दिलवाएंगे कि भैया ठीक है अब आइए, और बाकी सारे मेंबर्स को भी शपथ दिलवाइए आप, और लोकसभा के मेंबर सब बैठ जाएंगे। सबने शपथ ले ली, अब प्रोटम स्पीकर का काम खत्म हो गया। अब साइड हट जाइए, क्योंकि अब क्या होगा, हम असली स्पीकर का अपॉइंटमेंट करेंगे, और असली स्पीकर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? लोकसभा के मेंबर्स ही करेंगे, जो मेंबर अभी चुनकर आ चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से प्रोटम स्पीकर का जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों हमें पता चलेगा लगभग 26 जून को, 26 जून को हमें पता चल जाएगा हमारे एग्जैक्ट स्पीकर कौन बनकर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गया ये प्रोटम स्पीकर का कॉन्सेप्ट क्या है? छोटा सा आर्टिकल था लेकिन दमदार था। अब यही आर्टिकल में दोस्तों आप टाइम वेस्ट करते रहोगे आर्टिकल पढ़ पढ़कर, ये बैकग्राउंड डेटा नहीं पढ़ोगे ना तो काम खत्म हो जाएगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन बनेगा, यहां से बनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया ना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी सुपर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी। सभी टॉपिक्स चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है एंजल टैक्स के बारे में। रिसेंटली एंजल टैक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिला। ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, आइए ज़रा इसको समझते हैं। प्रीलिम्स में डायरेक्टली फैक्ट्स के बेसिस पर क्वेश्चन आपसे बन सकता है। बस ये 3-4 लाइनें पता होनी चाहिए इसके बारे में। दोस्तों जो एंजल टैक्स है इसको सबसे पहली बार लाया गया था साल 2012 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। अब क्वेश्चन ये है, चलो ये तो फैक्ट हो गया रटने वाला, ये बताओ होता क्या है एंजल टैक्स? ये टैक्स, अब कोई भी टैक्स होता है लगाया जाता है किसी चीज़ के ऊपर, सिंपल सी बात है ना भाई। कोई टैक्स का मतलब क्या है? गवर्नमेंट लगा रही है किसी चीज़ के ऊपर टैक्स। ये एंजल टैक्स किस चीज़ के ऊपर लग रहा है? देखो अब बात समझना, जो हमारी कंपनीज होती हैं ना, एक होती है लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और दूसरी होती है अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो होता यह है कि जो अनलिस्टेड कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, जब अनलिस्टेड कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स इशू करती है, जैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज है वो लिस्टेड हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे जिसमें लिस्ट में आपकी सारी की सारी जो स्टॉक कंपनीज है वो मेंशन हो जाएंगी। अब वो कंपनीज आपको शेयर देती हैं, उनके शेयर आप परचेज करते हो, फिर कंपनी की जैसी जैसी ग्रोथ होगी उसके हिसाब से आपके शेयर के जो वैल्यूज हैं उसमें बदलाव होंगे, सिंपल सी बात है। तो वो लिस्टेड कंपनी है। अब ये काम दोस्तों अनलिस्टेड कंपनी भी करती हैं, वो लिस्टेड नहीं है। जब अनलिस्टेड कंपनी भी अपने इश्यूज को शेयर, जो शेयर होंगे उसके, है ना, उसको इशू करेगी, लोगों में यहाँ पर देगी, लेकिन वो कंपनी अनलिस्टेड है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रही है, अपने हिसाब से चल रही है। अनलिस्टेड कंपनी है, उसने शेयर को इशू किया, और अगर उसके शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा है, यानी जो हमारी एक फेयर मार्केट वैल्यू होती है ना भाई, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर उससे भी कहीं गुना ज़्यादा है, एक फेयर प्राइस से ज़्यादा है उसका प्राइस, तो दोस्तों अगर ज़्यादा है, लोग परचेस कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा प्राइस वो कमा रहे हैं ना, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा शेयर का पैसा जा रहा है अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर में, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो होता है एंजल टैक्स। समझ गए?
तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि एंजल टैक्स लागू होता है ऑन द कैपिटल रेज्ड वाया द इशू ऑफ शेयर्स बाय अनलिस्टेड कंपनीज इफ, ये वर्ड ध्यान रखना, अगर शेयर का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है, उस फेयर मार्केट वैल्यू जो है कंपनी की उससे भी ज़्यादा है, तो उसके बेसिस पर जो टैक्स लगाया जाएगा इस पर वो होगा एंजल टैक्स। क्लियर? अब जो ये टैक्स है दोस्तों, ये किस चीज़ के लिए लगाया जाता है? ताकि वो जो कंपनी है वो मनी लॉन्ड्रिंग ना करे, है ना। उसकी जो कंपनी की मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा का शेयर वो बेच रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, फिर वैसा गेम चलने लगेगा, इलीगल एक्टिविटीज़ में आ जाएगी। तो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, और जो बिजनेसेस हैं वो टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलें, ये भी इंश्योर करने का काम है एंजल टैक्स का। सिंपल। अब ये छोटा सा आर्टिकल कई सारे न्यूज़पेपर में था, इकोनॉमिक टाइम्स में चर्चाओं में था, बिजनेस स्टैंडर्ड में चर्चाओं में था, ना पढ़ते तो गेम बेकार हो जाता। अब जैसे ये वाला टॉपिक है दोस्तों, ये आपका इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड में था, हिंदू में नहीं छपा, लेकिन रेलिवेंट है नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ को कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, बस खाली आप चीज़ों को सुनते चलिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में बात हो रही है एक इंडेक्स के बारे में जिसका नाम है CPPI, दैट इज कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और शॉर्ट न्यूज़ है हमारे सामने। पोर्ट क्या होता है दोस्तों? बंदरगाह, जहाँ पे जहाज सामान ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, है ना भाई। कई सारे देशों के पास में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से सिंपल सा है, भारत के पास में आज के समय पर टोटल कितने मेजर पोर्ट्स हैं? बताइए, नंबर कितना है? पता है ना, मेजर पोर्ट्स होते हैं, माइनर पोर्ट्स होते हैं। इंडिया के पास में कितने मेजर पोर्ट्स हैं वो आपने बताना है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन आज का। ठीक, तो बंदरगाह पे आपको पता है क्या है? जहाज आ रहे हैं, सामान को लोड कर रहे हैं, ले जा रहे हैं और ला रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब यहीं से हो रहा है। तो ये जो पोर्ट होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं ना, इनका जो परफॉर्मेंस होता है, उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए या वो परफॉर्मेंस किस लेवल का है उसको लेकर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है कि वो पोर्ट कौन सा बंदरगाह है जो इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है, सब कुछ टाइम पे शेड्यूल के बेसिस पर चल रहा है, लॉस के हिसाब से चल रहा है ना। तो जो भी यहाँ पर इन सब चीज़ों को फुलफिल करेगा वो सबसे बेस्ट बंदरगाह होगा, सिंपल सी बात है। तो इन्हीं परफॉर्मेंस को देखने के लिए इंडेक्स रेडी किया जाता है। तो भाई अब 2023 का यानी पिछले पूरे साल में का ये इंडेक्स रिलीज हो चुका है। पहला क्वेश्चन जिसको नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो CPPI है, जो इंडेक्स, इसको कौन डेवलप करता है? क्वेश्चन बन सकता है। इसको डेवलप किया जाता है वर्ल्ड बैंक और साथ ही साथ में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के माध्यम से। ये जो इंडेक्स है इसका मेन काम क्या है? आपका जो पोर्ट होता है, बंदरगाह होता है, उसको, उसका जो परफॉर्मेंस है उसको प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट करना, उसका मूल्यांकन करना। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पर इस इंडेक्स से काफ़ी हेल्प मिलती है। हम जानते हैं हमारा पोर्ट टर्मिनल्स कैसे काम कर रहे हैं, बंदरगाह कैसे काम कर रहे हैं, उनके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आती है, एक बढ़िया कंपटीशन क्रिएट होता है बेहतर तरीके से काम करने का। और पता है ये जो इंडेक्स है इसमें टॉप परफॉर्मर का जो टैग है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है चाइना के पोर्ट को, जिसका नाम है यंगशन पोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम, ध्यान रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए यंगशन पोर्ट कहाँ पर है, लोकेशन क्या है? वो चाइना में है। तो अभी इस इंडेक्स में दोस्तों यंगशन पोर्ट को ये टैग मिला है, ध्यान रखिएगा। ये पोर्ट का फोटो इस तरीके से नजर आएगा। क्लियर? अगेन छोटा सा लेकिन बहुत ही काम का आर्टिकल। चलिए आते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। अगला टॉपिक बात करता है हमारा कफला सिस्टम के बारे में। अब आपको पता होगा रिसेंटली भारत के कई सारे लोग थे कुवैत के अंदर, कुवैत में बिल्डिंग में आग लगी, उसकी वजह से कई सारे लोगों की जान गई, है ना। 40-41 लोगों की जान गई, कई घायल हुए, वो बताया गया। तो दोस्तों यहाँ पर उसी के बेसिस पर एक सिस्टम न्यूज़ में लगातार बना हुआ था, कफला सिस्टम। अब ये कफला सिस्टम क्या है, आइए मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये 3-4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको स्पॉन्सरशिप सिस्टम भी बोलते हैं। अब जैसे समझिएगा, मान लीजिए कोई इंडियन यहाँ पे बाहर जा रहा है, सपोज कुवैत जा रहा है काम करने के लिए, तो क्या वो ऐसे ही चले जाएगा? नहीं भाई, कुवैत में जो कंपनी होगी पहले वो यहाँ पर बुलाएगी उसको कि हाँ भाई वर्क परमिट है, आप आइए यहाँ पर काम करिएगा। वो बुलाएगी और वही भेजेगी वापस, तो अपने हिसाब से यहाँ पर काम करेगा। जो एम्प्लॉयर है उसका दबदबा बहुत बड़ा रहेगा इस एम्प्लॉय के ऊपर। वो सिस्टम काफला सिस्टम कहलाता है। कई बार प्रोटेस्ट भी हुए इस सिस्टम के खिलाफ। कई सारे अलग अलग देशों से, अरब कंट्रीज़ में लोग गए काम करने के लिए, लेकिन उनको वापस अपने देश में नहीं जाने दिया जा रहा। तो प्रोटेस्ट किया उन्होंने कि भाई हमें घर जाने दीजिए। तो ये स्पॉन्सर सिस्टम है क्या? ध्यान रखिएगा, ये पूरा सिस्टम आया था 1950s में।
ताकि जो एम्प्लॉयर और माइग्रेंट वर्कर्स जो एक देश से जा रहे हैं काम करने के लिए और एम्प्लॉयर जो उनको काम दे रहा है, इनके रिलेशनशिप को रेगुलेट किया जा सके। ये ज़्यादातर वेस्ट एशिया में नजर आएगा, वही अरब कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा था। ऑब्जेक्टिव की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो काफिला सिस्टम है, यहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर होता है ना, वो किसी भी देश में ऐसे एंटर नहीं कर सकता, या यहाँ पे कह सकते हो कि अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, या उस देश को छोड़कर नहीं निकल सकता। उसको पहले यहाँ पे परमिशन लेनी होगी स्पॉन्सर से, जिसने यहाँ पर उसको स्पॉन्सर किया है, बुलाया है। यानी कि वो जाएगा उस देश में, उस देश को छोड़कर निकल भी नहीं सकता, उस देश में एंट्री भी नहीं कर सकता। तो स्पॉन्सर का जो यहाँ पर परमिशन है वो बहुत ज़रूरी होता है, पहले वो लिखित में परमिशन देगा। इस चक्कर में कई लोग पहुंच जाते हैं लेकिन फिर उनको वापस अपने देश में नहीं आने दिया जाता है। ये आप देखिए, उस वजह से लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वी वांट टू गो होम, अबॉलिश कफाला सिस्टम। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों कई सारे प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, चले आगे। चलो आगे आते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। बात हो रही है साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे अवार्ड से संबंधित बनते हैं और इस बार आप देख पाओगे यूपीएससी में अवार्ड्स एंड ऑनर्स का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो जानते हैं, चलिए ये न्यूज़ में क्यों है। खबर आपको ये देखने को मिल जाएगी, ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका न्यूज़ मिल जाएगा कि न्यूज़ ये है। कल मैं सोर्सेज भी लगा दूंगा, सोर्सेज लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो डायरेक्टली न्यूज़ चिपका दी गई है। तो दोस्तों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हुआ यह है, 26 साल का एक लेखक जो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, स्पेशली यहाँ पर कह सकते हो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से, उस व्यक्ति को यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्पेशली तेलुगु में उसने कुछ लिखा है, उस वजह से अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा, जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है ये स्पेशली लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है। जो लेखक हैं जो अलग अलग आर्टिकल्स लिख रहे हैं या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है तो उसके बेसिस पर यह अवार्ड दिया जाता है। तो ठीक है, अब ध्यान रखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। पहली चीज़, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है इसको सबसे पहली बार लाया गया था साल 2011 में। साल 2011 में पुरस्कार का इंट्रोडक्शन होता है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर याद ये भी रखिएगा कि इस पुरस्कार को हर साल हम प्रेजेंट करते हैं, एनुअली बेसिस पर हर साल प्रेजेंट किया जाता है जिसने भी बेस्ट कोई लिटरेचर में काम किया है। और स्पेशली किसी यंग राइटर को दिया जाता है। यंग राइटर मतलब 35 साल की उम्र तक हो सकता है और 35 साल से कम, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इस उम्र की कैटेगरी में है तो यहाँ पर उसको ये अवार्ड दिया जाता है। जैसे अभी जो अवार्ड दिया गया है वो 26 साल के व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अब बात यहाँ पर यह है कि अगर मान लो वो लिख रहा है, वो किसी और भाषा में लिख रहा है, तो जो हमारे पास में 24 रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, 24 रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस में से किसी भी भाषा में किसी ने कुछ लिखा है, क्रिएटिव काम किया है, क्रिएटिव ओरिजिनल वर्क क्रिएट किया है, तो उसके बेसिस पे उसको युवा पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? ये इकलौता अकेडमी अवार्ड ओपन देखने को मिलेगा जो नॉमिनेशंस के लिए है, बाय पब्लिशर्स एंड सेल्फ नॉमिनेशन बाय राइटर्स। तो कह सकते हो इकलौता इस प्रकार का अकेडमी अवार्ड देखने को मिल जाता है जहाँ पे नॉमिनेशंस होते हैं, सेल्फ नॉमिनेशंस होते हैं राइटर्स पब्लिशर्स के माध्यम से। दूसरी बात, ये जो युवा पुरस्कार है इसमें दिया क्या क्या जाता है, एक प्लेक होता है जिसपे सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, साइटेशन होता है, शॉल दिया जाता है और चेक भी मिलता है 50,000 रुपये का। तो इस अवार्ड में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। और ध्यान रखना, कोई व्यक्ति जिसने कुछ लिखा है ना, तो उसकी डेथ अगर हो गई है तो उस केस में यहाँ पर वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो ये अवार्ड क्या है, किस लिए बनाया गया है, वो समझ में आया। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि साहित्य अकेडमी क्या है, क्योंकि ये जो ऑब्वियसली बात है, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार है। ये युवा पुरस्कार शुरू किसने किया? शुरू तो इस अकेडमी ने किया है ना। ये युवा पुरस्कार देता कौन है? ये देता जो साहित्य अकेडमी है ना। तो ओवरऑल जो आर्टिकल अभी आपने पढ़ा है, इस पुरस्कार से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अकेडमी है। साहित्य अकेडमी दोस्तों यहाँ पे फॉर्मली इसका उद्घाटन किया गया था भारत सरकार के थ्रू 12 मार्च 1954 में। साहित्य अकेडमी ये इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लिटरेचर को लेकर, उसके पब्लिकेशन को लेकर, उसके प्रमोशन को लेकर यहाँ पे ज़्यादा काम किया जाता है। लिटरेचर जिसमें मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ लिख रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, लिखित में लेखक है, और जो हमारी 24 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है, अगर इन भाषाओं में अगर कुछ करता है तो डेफिनेटली उसको पहचान देने के लिए ये साहित्य अकेडमी काम करती है। क्लियर? दोस्तों, इस अकेडमी को किसने बनाया? भारत सरकार के थ्रू स्टार्ट की गई है। यह अकेडमी एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। बड़े बड़े डिसीजंस खुद से ही ले लेती है, किसी को यहाँ पर साथ में लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में इस बॉडी को हमने रजिस्टर किया है एज अ सोसाइटी,
और सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर करने के लिए आपको पहले एक एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना पड़ता है। वो एक्ट है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, तो 1860 के तहत यहाँ पर इसको इस तरीके से रजिस्टर किया गया है। तो साहित्य अकेडमी के बारे में ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको प्लीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट होने वाला है। कृषि सखी स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ये स्कीम क्या है, जिससे जो रूरल वेमेन हैं, गांव में जो महिलाएं हैं दोस्तों, वो साल के हिसाब से 60,000 रुपये अर्न कर सकेंगी। चलिए बात करते हैं। तो ये प्रोग्राम है कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम। हाल ही में इसको लेकर बहुत आर्टिकल्स आपने देखे होंगे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने कुछ सर्टिफिकेट्स दिए हैं लगभग 30,000 महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिलोंग करती हैं। उनको एज अ कृषि सखी का टैग दिया गया है और कृषि सखी का टैग देने के लिए यहाँ पर ये सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये सर्टिफिकेट दिया गया है इसी कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम के तहत। तो आपका ये प्रोग्राम कह सकते हो इनडायरेक्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रोग्राम के तहत महिलाओं को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, आप कृषि सखी बन चुकी हैं, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है किस चीज़ को लेकर कि आप एग्रीकल्चर में और कितना बढ़िया काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है? इसका मेन एम है हमारे रूरल इंडिया को, जो स्पेशली भारत का ग्रामीण क्षेत्र है, उसको ट्रांसफॉर्म करना और यहीं पर महिलाओं को, स्पेशली गांव वाली महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त बनाया गया, एम्पावर किया गया है और टैग दिया गया है एज अ कृषि सखी। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है तो सर्टिफिकेट दिया जाता है कृषि सखी का। ये जो सर्टिफिकेशन का कोर्स है दोस्तों, ये इसको लखपति दीदी जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जहां पर महिलाओं को लखपति बनाने के ऊपर फोकस किया है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर, स्किल सिखाकर, उसी के साथ में इसको एसोसिएट कर दिया गया इस प्रोग्राम को भी। तो ये जो कृषि सखी है दोस्तों, ये कृषि सखी कौन बनेगा, सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा? पहले उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग सर्विसेज में, जैसे एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस हो गया, जहाँ पे जो हार्वेस्टिंग होती है, कैसे यहाँ पर ज़मीन को तैयार किया जाता है फसल लगाने के लिए कटाई के समय पर। उसके बाद जो हमारे फार्मर्स के अलग अलग सेशंस होते हैं, उसको लेकर प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड करवाना। जो सीड बैंक्स होती हैं उसका एस्टेब्लिशमेंट मैनेजमेंट, उसकी ट्रेनिंग देना। जो मिट्टी की हेल्थ होती है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन करने की टेक्निक्स प्रोवाइड करवाना, है ना। उसके अलावा फार्मिंग की जितनी भी प्रैक्टिसेस है सबको साथ में लेकर आना। लाइव स्टॉक जो कह सकते हो कि यहाँ पर गाय भैंस होती हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उसकी प्रैक्टिस को लेकर यहाँ पर ये प्रॉपर कोर्स हो गया। और जितनी भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल स्किल्स होती हैं, जितनी भी ज़रूरी स्किल्स होती हैं, जहाँ पे हम फार्मर्स के साथ में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो स्किल्स प्रोवाइड करवाना। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर में होती है और इसी के बेसिस पर यहाँ पर इन महिलाओं को तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और फिर इनको ये टैग दिया जाता है कृषि सखी का। फिर एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है जिसके बेसिस पर ये आगे वर्क कर सकती हैं, सर्व कर सकती हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर के सेक्टर में। और ध्यान रखिएगा, जो ये कृषि सखी प्रोग्राम है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी फेज़ 1 में 12 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। 12 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड मेघालय। ये वो स्टेट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो अभी यहाँ पर जो ये कृषि सखी हैं, आज के समय पर यहाँ पर ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग के अंडर में है, इनके ऊपर एक स्पेशल फोकस किया जा रहा है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जा रही है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बहुत दमदार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब ध्यान से इन चीज़ों को सुना दोस्तों। आपने देखा होगा सड़क वगैरह जब बनाते हैं, जब नई नई बन रही होती है तो काली काला चीज़ का यूज़ करते हैं। तार होता है ना, तार का इस्तेमाल किया जाता है, तार बोलते हैं उसे। तो वो कोयले से बनता है, कोल तार। लेकिन उसी प्रकार की एक और चीज़ होती है, उससे थोड़ी गाढ़ी होती है, उससे ज़्यादा ब्लैक होती है, वो होती है बिटुमेन। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों, ये बिटुमेन है, BITUMEN। इसी के बारे में बात करें, आज बहुत ज़्यादा खबरों में है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे कॉन्सेप्ट चर्चाओं में जो होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हुआ क्या है, खबर क्या है, जरा जान लेते हैं। इंडिया आज के समय पर फोकस कर रहा है बड़े मात्रा में बायो बिटुमेन के प्रोडक्शन के ऊपर में। देखो, एक तो होता है बिटुमेन जो कि ये ब्लैक कलर का नजर आएगा, एक होता है बायो बिटुमेन। बायो बिटुमेन दोस्तों जो होगा उससे पोल्यूशन कम होगा, मतलब प्रदूषण, उसमें एमिशंस कम होते हैं, सिंपल सी बात है। तो उस प्रकार का जो बायो बिटुमेन है दोस्तों, हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहते हैं। वो कैसे बनेगा? एग्रीकल्चर में जो वेस्ट होता है, जो कूड़ा निकल कर आता है खेती करने के बाद में, उन सब चीज़ों से बनता है, बायोमास से बनता है बायो बिटुमेन। तो ये चीज़ अगर हम कर पाते हैं तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। और ये बायोमीथेन का इस्तेमाल करते हैं हम सड़क बनाने में।
ठीक है। तो सड़क जब बनाते हैं तो कोल तार का तो इस्तेमाल होता है, वो कोयले से बनता है। बायोबिटुमेन कैसे बनता है अभी मैं आपको बताऊंगा। बायोबिटुमेन तो पता चलेगा, बायो वर्ड है तो मतलब एग्रीकल्चर वेस्ट से बन रहा है, लेकिन जो केवल बिटुमेन होता है दोस्तों आजकल हम उसका भी यूज़ करते हैं सड़क बनाने में, ठीक है। सड़क और ज़्यादा मजबूती से बन पाती है। क्लियर। तो बिटुमेन क्या होता है, ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस, और वो जो ब्लैक कलर का गाढ़ा कलर का सब्सटेंस है ये मिलता कहाँ से, पेट्रोलियम से मिलता है दोस्तों। और ध्यान रखना जो बिटुमेन है ना ये बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, यानी इसे बिटुमेन को कंक्रीट में मिला दो तो कंक्रीट को आपस में पकड़ के रखेगा, जैसे सीमेंट जोड़ने का काम करता है। तो ये बाइंडिंग एजेंट का काम करता है जो कि पेट्रोलियम से बनाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों बिटुमेन का हाल क्या है कि 2022-23 में भारत ने लगभग 3.21 मीट्रिक टन के आसपास बिटुमेन को इंपोर्ट किया था। हमने अलग अलग देशों से परचेज किया था, और ये इंपोर्ट 2024 में पिछले साल बढ़ गया 5.24 मीट्रिक टन के आसपास हो गया। इस वजह से हम फोकस कर रहे हैं अपने देश में बायो बिटुमेन बनाया जाए। एग्रीकल्चर से जो कूड़ा करकट निकल रहा है, बायोमास जो है, इससे वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह जो होते हैं उससे ये बायो बिटुमेन बनाए, जिससे जो आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो जो इंपोर्ट करते हुए डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, वो दबाव हमारे ऊपर नहीं बन पाएगा। क्लियर हो गया, मुद्दा समझ में आया। तो बिटुमेन क्या होता है, एक डेंस बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा काले कलर का एक पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन आपको ये देखने को मिलता है। और बिटुमेन के साथ साथ तार क्या होता है वो भी आपको बता दिया, ये कोयले या वुड से बनता है। लेकिन दोस्तों बीच में एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं एसफॉल्ट। अब एसफॉल्ट क्या है, एसफॉल्ट दोस्तों बिटुमेन सैंड का मिक्सचर होता है। मिट्टी जो हमारी सैंड है और बिटुमेन है या कंक्रीट एग्रीगेट जो होती है उसको मिलाकर जो मिक्सचर तैयार किया जाता है वो एसफॉल्ट होता है। और उस एसफॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, सड़क बनाने के लिए, जो कि बेहतरीन सड़क बनकर आती है एसफॉल्ट का यूज़ करके। आपने एसफॉल्ट रोड्स का नाम सुना होगा, बिटुमेन रोड्स का नाम सुना होगा। डिफरेंस क्या है आज आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात यह है जो ये बिटुमेन होता है हमें पेट्रोलियम से मिला, ये पता चल गया। इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो जैसे मैंने बोला इसका केमिकल कॉम्पोजिशन काफ़ी खतरनाक है। ये काफ़ी गाढ़ा है, काफ़ी ब्लैक है, और मेनली यहाँ पर क्या होता है इसके जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, और बड़े साइज़ के होते हैं इसको बोला जाता है एस्फल्टिनिस या रेजिन्स का नाम दिया जाता है, जो स्पेशली हमारे ऑयल कच्चे तेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो लाइटर ऑयल होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब बिटुमेन बनाते हैं तो बिटुमेन में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा, बिटुमेन में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये एक मेन रीज़न है। क्या मेन रीज़न है, हाइड्रोकार्बन के बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ पर इसके गाढ़ेपन के पीछे का रीज़न है। और जो बिटुमेन है इसके अंदर में और भी कई सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो पाई जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे इसके अंदर में हाई कंटेंट ऑफ मेटल होता है, निकेल, वेनेडियम, नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हो गए जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इस बिटुमेन में प्रेजेंट होती हैं। अब बात आती है दोस्तों इसके एप्लीकेशन की, यानी इस बिटुमेन का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। इसको हम लोग कई बार किसी चीज़ को चिपकाने के लिए, क्योंकि इसकी चिपचिपी सी किसी चीज़ को चिपकाने की एक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं अधेसिव प्रॉपर्टीज़ है ना, प्लस वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी भी है। तो कई बार जो जहाज़ होती है ना, नाव जो होती है उसमें है ना, उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए उसको इसी का बिटुमेन का यूज़ किया जाता है। इस बिटुमेन को चिपका दिया जाता है ताकि जो पानी है वो आर पार ना निकले। तो वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए इसका इस्तेमाल होता है, अधेसिव के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, रोड बनाने में, हाईवेज बनाने में बिटुमेन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पे जो वाटर प्रूफ बोट्स होती हैं वो बना रहे हैं हम। रूफिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, यानी कि छत पर जब इस तरीके से आप देख पाओगे जो झोपड़ी होती हैं, इस प्रकार की टाइलें वगैरह सेट की जाती हैं, वो भी बिटुमेन से बनाई जाती हैं ताकि वो वाटर प्रूफ रहें, कैसे भी कंडीशन हो वो टिकी रहें। तो ये दोस्तों यहाँ पे बिटुमेन के एप्लीकेशंस हो गए, यानी इसके यूजेस हो गए। अब जैसे हम बात कर रहे थे ये तो बिटुमेन है। अब एक होता है बायो बिटुमेन। अब बायो बिटुमेन क्या है, ये पेट्रोलियम फ्री ऑल्टरनेटिव है। कहने का मतलब है ये भी उसी का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे पेट्रोलियम का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे हम रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं। ये जो बायो वर्ड है ये बात कर रहा है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से, एनवायरमेंट फ्रेंडली वर्ड से यहाँ पर इसको लिंक कर सकते हैं। तो बायो बिटुमेन आपके वेजिटेबल ऑयल, सिंथेटिक पॉलीमर, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। तो बिटुमेन, बायो बिटुमेन, एस्फल्ट और साथ ही साथ में यहाँ पर आपका कोल तार क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया हो, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डबल सन हेलो के बारे में। तो अभी हाल ही में सूर्य के आसपास दो छल्ले बनकर आए हैं। ये सूर्य है, एक छल्ला ये हो गया, एक छल्ला ये आप देख पाओगे, दो रिंग्स बनकर आए हैं।
तो ये जो दो रिंग्स बनकर आए, इसकी वजह से पूरा का पूरा जो मामला है वो आज के समय पर चर्चाओं में है। यह टॉपिक आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और समझेंगे ये सन हेलो क्या होता है और डबल सन हेलो क्या होता है, कैसे बनता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो खबर यह है कि हाल ही में एक रेयर सेलेस्टियल फिनोमेनन, एक ऐसा फिनोमेनन देखने को मिला है ना, जिसको नाम दिया गया डबल सन हेलो। और ये डबल सन हेलो कहाँ पे नजर आया? लद्दाख में नजर आया। लद्दाख में कुछ ऐसा सीन दिखाई दिया। ये सूर्य हो गया, सूर्य के पास एक सर्कल बना हुआ है और दूसरा रिंग यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी दूरी पर बना हुआ है। तो एक पास में रिंग है और एक उससे दूर है। तो डबल सन हेलो क्या है दोस्तों? एक रेयर ऑप्टिकल फिनोमेना, जहां पर दो जो रिंग्स होते हैं वो हमारे सूर्य के इर्द गिर्द बनकर आते हैं। क्वेश्चन ये है, ये रिंग्स बनते कैसे हैं? ये रिंग्स बनते हैं दोस्तों साइरस क्लाउड्स की वजह से। अब ध्यान सुनना, पहले मेरी बात सुनो, मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। जो बादल होता है ना, बादल अलग अलग प्रकार के होते हैं। कहोगे अलग अलग प्रकार के, लगते तो सब एक जैसे हैं दोस्तों। उसके जो पैटर्न होते हैं ना, उस पैटर्न के बेसिस पे उनके नाम बदल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे 10 प्रकार के क्लाउड्स होते हैं, आपने पहले पढ़े होंगे। जैसे एक होता है यहाँ पर सिर्रोक्यूमुलस, फिर है सिरोस्ट्रेटस, देन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्यूमुलोनिमस, फिर है ऑल्टोस्ट्रेटस, ऑल्टोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस। ये सारे के सारे यहाँ पे क्लाउड्स के टाइप हैं। कहोगे एक के बारे में नहीं बताया, इसका नाम लिया सिरस। हाँ, ये ध्यान रखना सिरस क्यों लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये डबल सन हेलो बनता है ना, जिसकी वजह से हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, वो इसी वाले क्लाउड की वजह से बनता है, सिरस की वजह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे फोटोज आपको नजर आएंगे जहाँ पे दो छल्ले बनकर आएंगे सूर्य के इर्द गिर्द। और वो कैसे बनेंगे? जब सनलाइट, सूर्य की किरणें हमारे सिरस क्लाउड जो होता है उससे रिफ्रैक्ट होती हैं, तब इस प्रकार का इफेक्ट बनकर आता है। कहोगे ये क्या बता दिया? चलो ये फोटो से समझते हैं, फोटो बेस्ट है समझने के लिए। ये आपका क्लाउड है, सिरस क्लाउड होता है, उसका शेप काफ़ी चेंज होता है। बादल है क्या? वो आइस क्रिस्टल ही तो है, बर्फ ही तो है वो। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से एक हेक्सागन शेप का आइस क्रिस्टल है ये। ठीक है, आपका बादल है इस तरीके से हेक्सागन शेप में। ये कौन सा क्लाउड है? सिरस क्लाउड है। ध्यान रखिएगा, कौन सा क्लाउड है? सिरस क्लाउड है। अब ये बादल बना हुआ है, सपोज नीचे है बादल, सूर्य ऊपर है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य का जब प्रकाश आता है तो ये जो बादल है, क्योंकि ये बर्फ है ऊपर जो कि एकदम चमकने का काम कर रही है, तो सूर्य की किरणें इससे टकराने के बाद में यहाँ से क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। एक होता है रिफ्लेक्शन, सीधा निकलना, एक होता है रिफ्रैक्शन, उसका इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सनलाइट क्या करती है, यहाँ पे हमारे आसमान में जो सिरस क्लाउड है उसमें जो आइस क्रिस्टल्स बने हुए हैं हेक्सागन शेप में, उससे टकराएगा और टकराने के बाद में इस तरीके से ये लाइट डिस्पर्स हो जाएगी, आगे की साइड में बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद में इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम बनाएगी और फिर यही चीज़ यहाँ पर क्या होगा, ऐसा शेप दूसरी साइड पर देगी। ठीक है, ऐसा टकराया और टकराने के बाद में जो निकल कर आएगा इस तरीके से सर्कल बनाकर दिखाएगा। तो उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये जो सूर्य के इर्द गिर्द है हमको इस तरीके से जो सर्कल से वो नज़र आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, सर्कल है, कैसे बनता है, कौन से क्लाउड की वजह से बनता है, सिरस क्लाउड की वजह से बनता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? चलें आगे। चलिए, तो ये आपका जो क्रिस्टल है ना, आइस क्रिस्टल, ये एक प्रिज्म का काम करता है जिसमें से लाइट सीधा रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये बेसिकली फिश की स्पीशी है, मछली है, सांप की तरह लगती है, तो इसको हम स्नेक ईल भी बोलते हैं। ईल फिश का नाम आपने सुना होगा। तो एक नया जो प्रजाति है दोस्तों वो डिस्कवर किया गया इस फिश का, जिस वजह से यह मामला न्यूज़ में है। तो न्यूज़ में क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, स्पेशली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और ये जो साइंटिस्ट हैं ये इंडिया के गोपालपुर रीजन से बिलोंग करते हैं। तो गोपालपुर रीजन में जो सेंटर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, वहाँ से इन्होंने हाल ही में एक नई प्रजाति डिस्कवर की है स्नेक ईल की। ये इनके हाथ में दिख रहा होगा, ये फिश है, सांप की तरह लग रही है वैसे, ये है वैसे फिश, स्नेक ईल बोलते हैं इसको। तो इसका ये एक नई प्रजाति डिस्कवर की गई है और नाम इसको दिया गया है ऑफिक्टस सुरई। ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन ये बन जाए कि हाल ही में ऑफिक्टस सुरई नाम की एक चीज़ चर्चाओं में थी, बताइए ये क्या है। तो ध्यान रखना एक प्रकार की स्नेक ईल है। तो ये नई स्पीशी है, ध्यान रखना स्नेक ईल की, जिसको डिस्कवर कहाँ से किया गया है, ओडिशा से डिस्कवर किया गया है। जो ये नई प्रजाति है ना, इनमें ही जो अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। प्लस बताया गया है कि इस वाले ईल के पास में अपना जो गिल है, गिल ओपनिंग है,
या फिन है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है इस तरीके से आप देख पाओगे, ये जो गिल ओपनिंग है वो इसमें प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ईल वो मछली ही है, शेप अलग है, साइज अलग है, तो इसके पास में यहाँ पर गिल्स हैं, फिन्स हैं इस तरीके से, तो डॉर्सल फिन्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला। दूसरा, अब क्वेश्चन ये है कि जो ये स्नेक ईल है ये होती क्या है। नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम है इसका ऑफिक्टस सुरई, ठीक है, ओडिशा से फाउंड की गई है। अब स्नेक ईल होती क्या है। स्नेक ईल दोस्तों यहाँ पे मैरीन फिशेस होती हैं, आपके समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं जो ऑपिक्थिडे फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। कई बार जो ह्यूमंस होते हैं इसको सांप समझ लेते हैं, समुद्र में देख लेंगे तो कहेंगे कि सांप है, लेकिन सांप नहीं होता दोस्तों, कई बार पहचान में देख के तो जाती है ये मछलियाँ होती हैं, इस तरीके से यहाँ पे नजर आती हैं। लग ऐसा रहा है पीछे से सांप है, लेकिन आगे फेस देख पाओगे तो एक मछली है, ये समझ गए। तो ये ईल हैं, ज़्यादातर ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल वाटर्स के अंदर में पाई जाती हैं। ये स्पीशीज़ समुद्र के अंदर या फिर हमारी नदियों के अंदर में जो अलग अलग मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं ना उसके पीछे छिपी हुई रहती हैं, ज़्यादातर वहीं पे रहने का काम करती हैं ये। और ये जो स्नेक ईल है ये हमारे समुद्र में लगभग 2000 फीट की गहराई पर भी उतनी ज़्यादा गहराई पे सर्वाइव कर सकती है, ठीक है, कई बार उससे भी ज़्यादा गहराई पे सर्वाइव कर सकती है, ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है। स्नेक ईल का जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है उनकी प्रजातियों के ऊपर कि वो प्रजाति कौन सी है। ज़्यादातर यहाँ पर स्नेक ईल का साइज़ यहाँ पे 10-10 फीट के हिसाब से भी देखा गया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। क्लियर। उसके कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे यहाँ पर स्केललेस बॉडी है, छोटी छोटी आंखें होती हैं और आगे छोटा सा मुंह निकला सा होता है स्नाउट के तौर पर, मतलब ऐसे करके यहाँ पर आप देख पाओगे तो इन मछलियों का जो मुंह है हल्का सा निकला होता है, ये इस तरीके से, ठीक है। और स्नेक ईल की डाइट क्या होती है, क्या खाते हैं, तो ये वाली मछलियाँ दोस्तों ज़्यादातर छोटी छोटी मछलियों को खाने का काम करती हैं, या फिर जो क्रस्टेशंस होते हैं। अभी क्रस्टेशंस क्या होती हैं, हर एक टर्म को समझना जरूरी है। क्रस्टेशंस यहाँ पे दोस्तों ये होते हैं जिसमें आपका श्रिम्प आ गया, क्रेफिश आ गई, प्रॉन आ गया, यानी झींगा वगैरह जो होता है, छोटे छोटे और भी यहाँ पर दोस्तों जो समुद्र के अंदर पाए जाने वाले इंसेक्ट्स हैं उन सबको यहाँ पर खाने का, एनिमल्स हैं उन सबको खाने का काम करता है ये, ठीक है। तो ये ईल फिश इन सबको खा लेती है, समझ गए, यही इसकी मेन डाइट है। क्लियर। चलिए आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है घग्गर रिवर के बारे में। घग्गर रिवर हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिली थी। मैंने आप लोगों से एक बार मैप के क्वेश्चन जो देता हूँ ना स्टार्टिंग में, वहाँ पे बोला भी था घग्गर रिवर को अच्छे से मैप में देख लेना। चलिए नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बढ़िया तरीके से अच्छे से मैप में बताता हूँ कैसे देखते हैं कोई पर्टिकुलर रिवर को, जहाँ से क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो उसको देखने का तरीका आपको बताता हूँ। हुआ क्या, पहले चर्चाओं में क्यों है, चर्चाओं में इसलिए क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, ठीक है, स्पेशली घग्गर रिवर के आसपास दोस्तों यहाँ पे जो बाढ़ वाले, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, जो वो वाले एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर बाढ़ से डील करने के लिए यहाँ पर अभी मानसून आने वाला है ना, तो उससे पहले बाढ़ से कैसे डील किया जाएगा उसको लेकर कई सारी जो प्रिपरेशन है उसको लेकर डिस्कशन किया है। इस वजह से घग्गर नदी जो है वो भी चर्चाओं में आ चुकी है और आगे मानसून आने के बाद में लगातार चर्चाओं में रहेगी। ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी दोस्तों एक प्रकार की सीजनल रिवर है। सीजनल रिवर कौन सी होती हैं, जो मानसून सीजन में बहती हैं। ये यहाँ पर आपको नजर आएगी पंजाब में, ठीक है। ये नदी का यहाँ पर पूरा लोकेशन है, अभी आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा। ये नदी कहाँ से निकलती है, शिवालिक रेंज से। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं शिवालिक वाली पहाड़ियाँ, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये नहीं शिवालिक पहाड़ियाँ, यहाँ से घग्गर नदी निकलती है और हरियाणा से होती हुई इस तरीके से यहाँ पे पंजाब हरियाणा से होती हुई दोस्तों ऐसे आती है और राजस्थान के अंदर जो हमारा जो डेजर्ट है वहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर आगे जब ये कंटिन्यू होती है तो पाकिस्तान में ये दूसरे नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब होता यह है, कहाँ से निकली है, शिवालिक रेंज से इसका जो ओरिजिन है वो ध्यान रखिएगा। ये नदी जैसे मैंने बोला लगभग 200 माइल्स के आसपास बहती है, हमारे साउथ वेस्ट रीजन में हरियाणा से गुजरती है और फिर जाकर सरस्वती नदी में मिल जाती है और धीरे धीरे करके राजस्थान में जो थार डेजर्ट होता है वहीं पर ये नदी खत्म हो जाती है। जो सीजनल रिवर है ये दोस्तों, क्योंकि मानसून के समय पर आती है, मानसून के समय पर जब बारिश होगी तब नदी में पानी आएगा, तब बहना शुरू होगी। तो ये 2 इरीगेशन कैनाल्स को भी देती है पानी। 2 जो हमारे इरीगेशन कैनाल है सिंचाई के लिए यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर में पानी भरने का काम करती है, समझ गए। और यहीं पर एक और नदी आती है हाकरा। हाकरा नदी दोस्तों पाकिस्तान में बहती है, घग्गर के आगे ही होती है, घग्गर के आगे चलती है हाकरा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे तो जो घग्गर नदी है आ गई पाकिस्तान के बॉर्डर पर खत्म हुई, तो उसके आगे यहाँ पर हाकरा नदी शुरू हो गई। तो इस वजह से दोनों को साथ में हम घग्गर हाकरा रिवर का नाम भी दे देते हैं, तो इसका बारे में ध्यान रखिएगा, इस वजह से इसको घग्गर हाकरा बोल देते हैं। क्लियर हो गया। अब बात आती है यहाँ पर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की। जो घग्गर नदी है दोस्तों यहाँ पर इसका एक ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस बताया जाता है। कई सारे जो हिस्टोरियंस उन्होंने ये बोला है कि जो घग्गर है
इसका जो वैदिक सरस्वती रिवर है उसके साथ में एक बड़ा कनेक्शन दौर पे देखने को मिला। प्लस ये भी पाया गया घग्गर नदी के किनारे जो हमारी बैंक्स हैं, घग्गर नदी की जो किनारा है आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी दोस्तों, उसके कई सारे जो सेटलमेंट्स है वो भी यहाँ पे पाए गए हैं, यानी लोग वहाँ तक रहा करते थे। ये भी माना जाता है जो एंशिएंट सेटलमेंट्स थे पुराने ज़माने में, लंबे समय पहले इन नदियों के किनारे जो सेटलमेंट्स आपको देखने को मिला करते थे, वो सब एक कह सकते हो इग्नियस वैदिक आर्यंस का क्रिएशन भी था। ये माना जाता है कि जो सतलज नदी है, यमुना नदी है, वो सब एक बार मतलब एक समय पहले घग्गर रिवर बेड में ही फ्लो होती थी, बहती थी। तो घग्गर नदी को लेकर कई सारे यहाँ पर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, वो मैंने आपके साथ में शेयर किए। लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है इसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज कई बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछ ली जाती हैं दोस्तों। तो घग्गर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ये पता होना चाहिए, कई बार नदियों की सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो सहायक नदी में सबसे पहले है कौशल्या रिवर, फिर है मार्कंड रिवर, फिर है सुरसती, देन है यहाँ पर तांगरी, देन है चौथंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं घग्गर रिवर की, जिसको ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे आते हैं, एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर बात हो रही है घोड़बंदर पोर्ट के बारे में। तो घोड़बंदर पोर्ट क्या है दोस्तों, ये पोर्ट बोल रहा हूँ, फोर्ट, ये जो किला है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट किला है। तो अगेन ये जो टॉपिक है ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होने वाला है। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में ये देखने को मिला है। अब चर्चाओं में क्यों देखने को मिला है, पहले मैं आपको खबर बता देता हूँ, फिर आगे की कहानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हुआ यह है, एक हिडन चैम्बर है, ठीक है, मतलब छिपा हुआ चैम्बर है, उसका एक ऐसा छिपा हुआ चैम्बर की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिला जो पाया गया है इस किले के अंदर। किले के अंदर जो ज़मीन है उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का एक चैम्बर खोजा गया है, उस वजह से ये घोड़बंदर पोर्ट अभी हाल ही में न्यूज़ में आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन बन सकता है कि बताइए घोड़बंदर पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, इसका लोकेशन क्या है। तो ये पोर्ट दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में स्पेशली यहाँ पर एक गाँव है घोड़बंदर विलेज, वहाँ पर इस पोर्ट को स्थित देखने को मिलता है वो। उसके अलावा ध्यान रखिएगा ये जो किला है दोस्तों, ये एक नदी के किनारे है जिसका नाम है उल्हास रिवर। उल्हास रिवर के किनारे ये देखने को मिलता है। ये पोर्ट ओरिजिनली पोर्चुगीज़ के थ्रू बनाया गया था और इसको कंप्लीट किया गया था 730 के समय पर, 1730 में। और जो ये नाम है, नाम आप थोड़ा अजीब से देख पा रहे होंगे, नाम है घोड़बंदर पोर्ट। तो घोड़बंदर ही क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि दो वर्ड से मिलकर बना है। घोड़ मतलब हो गया हॉर्स यानी घोड़े, बंदर मतलब हो गया यहाँ पर फोर्ट, तो इस वजह से दो वर्ड को मिलाकर घोड़बंदर फोर्ट नाम रख दिया गया। क्योंकि बोला जाता है इतिहास में जो ये फोर्ट है ना, ये जाना जाता था, यहाँ पर जो पोर्चुगीज हुआ करते थे वो अरब कंट्री के साथ में घोड़ों को लेकर व्यापार किया करते थे, इस वजह से नाम इसका घोड़बंदर पोर्ट रख दिया गया। बाद में ये जो पोर्ट था, ये जो पूरा फोर्ट था, पहले तो पोर्चुगीज़ के पास में था, उन्होंने बनाया। बाद में जो मराठास थे दोस्तों, वो इस पूरे पोर्ट को जीत लेते हैं, इसको कॉन्कर कर लेते हैं। फिर बाद में मराठास के पास में ये पूरा का तरह से जो फोर्ट है वो पहुंच जाता है। फिर 1818 में 1818 में अगर आप देख पाओगे तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने वापस से यहाँ पर इस फोर्ट को टेक ओवर कर लिया। अंग्रेज ले चुके थे अब ये फोर्ट, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो खुद का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो यहीं पर शुरू किया, एज अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना लिया इस फोर्ट को। ये फोर्ट कैसे बना है, इसको अगर किले को देखोगे ना तो बड़े बड़े जो स्टोन्स है, बड़े बड़े पत्थर हैं दोस्तों, वो यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, ठीक है। और उन पत्थरों को जोड़ा गया है आपस में चूने से, जो लाइम होता है, रबल होता है, ग्रेवल होता है, इन सब चीज़ों से, मोल्टन मेटल से, इन सब चीज़ों से यहाँ पर इनको जोड़ा गया है। इस फोर्ट के अंदर अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे एक पोर्चुगीज चर्च भी आपको नजर आएगा, वो चर्च जिसको 16th सेंचुरी एडी के समय पर बनाया गया था, ठीक है। बताया जाता है इस फोर्ट के अंदर में कई सारे मेंशन, कई सारे रूम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मराठा रूल की तरफ हमें ये सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। क्लियर। तो फोर्ट को लेकर लोकेशन वगैरह पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो जरे से वीडियो में आपने देखा होगा मल्टीपल टॉपिक्स हमने जो करंट इश्यूज़ के वो कवर कर लिए हैं, इस वजह से थंबनेल में लिख दिया है एक ही वीडियो में आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी करंट अफेयर्स आपको कवर मिल जाएंगे। चलिए अब वापस आते हैं पॉलिटी पर। तो हिस्ट्री खत्म किया, पॉलिटी पर आ रहे हैं, पॉलिटी खत्म किया, इंटरनेशनल रिलेशन पर आ रहे हैं, वो खत्म किया तो इकोनॉमी पर आ रहे हैं। अब दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है लोक अदालत के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिला, मैंने पढ़ाया भी नहीं था, लेकिन अब बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक ही बार में टॉपिक को पढ़कर समाप्ति कर देंगे। क्या है लोक अदालत, कैसे काम करता है लोक अदालत, चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अच्छा ये क्या बता रहा हूँ, पहले मैं खबर बता रहा हूँ ये न्यूज़ में क्यों है, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि एक स्पेशल लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्यों ऑर्गेनाइज किया जाएगा? क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी दोस्तों हज़ारों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो उन्हीं में से कुछ इस प्रकार के केसेस को हैंडल करने के लिए ये लोक अदालत बनाई जाएगी। ये यहाँ पर बोला गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, इस वजह से लोक अदालत का कॉन्सेप्ट वापस चर्चाओं में आ चुका है। लक्ष्मीकांत के पॉलिटी का लोक अदालत का टॉपिक आज A to Z खत्म होने वाला है आपका, ठीक है, तो आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा। क्या होता है लोक अदालत? दोस्तों इंडिया में आपको पता होगा, जैसे हमारे पास में कोर्ट सिस्टम है, किसी के साथ में कुछ भी होता है तो वो सीधा कोर्ट में केस लड़ेगा अपना। लेकिन जो लोक अदालत है ये आपका ADR है। ADR मतलब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म। अब भारत में अगर आप देख पाओगे तो केस लड़ना इतना आसान नहीं है। जो स्पेशली जो मिडिल क्लास का जो, और यहाँ पर कह सकते हो कि जिनके पास में ज़्यादा इनकम नहीं है, लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, वो घबराते हैं कोर्ट का नाम सुनते ही। हम में से कोई भी नहीं जाना चाहेगा। मान लो कोई कुछ हुआ भी है तो कोर्ट में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है कितना पैसा लगने वाला है। केस दर्ज करवाने से लेकर फिर एंड तक कितना कितना पैसा कहाँ पर खिलाना है। कोर्ट के अंदर अलग फीस होती है, वो भी यहाँ पर फीस भरनी होंगी स्टार्टिंग के बेसिस पर ही। तो इन सब से बचने के लिए यहाँ पे लोक अदालत बनाई गई है दोस्तों। लोक अदालत में आपको कोई भी फी पे नहीं करनी होती है, आराम से यहाँ पर आपके केस की सुनवाई होगी। अच्छा ऐसा क्या है ये? तो लोक अदालत एक ऐसा मंच मिलता है आपको जहाँ पर हमारे कोर्ट में, ध्यान रखना, कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग होते हैं ना, उन केसेस को यहाँ पर जल्दी जल्दी निपटाया जा सके, इसलिए लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था। इसमें कौन से केसेस चाहते हैं? या तो आपका एक मुद्दा हो गया, आपके परिवार में किसी से लड़ाई हो गई आसपास, तो उस मुद्दे को लेकर आप कोर्ट में जा रहे हैं, अभी कोर्ट में गई नहीं है, कोर्ट में जाने से पहले दोस्तों इसको मुद्दे को लोक अदालत में लेकर जाया जा सकता है। या कोर्ट में कोई मुद्दा पहुंच भी चुका है तो उसको भी दोस्तों यहाँ पर आप ले जा सकते हैं, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो भी यहाँ पर लोक अदालत में उसकी सुनवाई हो सकती है। अच्छा ऐसा अदालत है ये। तो लोक अदालत को दोस्तों यहाँ पर एक स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया है। ध्यान रखना, इसको एक स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला, यानी एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। अब वो एक्ट कौन सा है जिसके अंडर में इसको स्टेटस मिला? वो एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। जो लोक अदालत होती हैं दोस्तों, हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बना सकते हैं, स्टेट लेवल पर भी बना सकते हैं, और नेशनल लेवल पर भी लोक अदालत को बनाया जा सकता है। अब जो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तालुक लीगल सर्विस कमेटी, जितनी भी ये बॉडीज़ के नाम लिए हैं ना, ये सब क्या कर सकती हैं? लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। यहाँ पर केसेस पेंडिंग पड़े हैं तो वो लोक अदालत बना देंगे, भैया चलो यहाँ पे आपके केस सुनवाई कर ली जाएगी। तो जैसा यहाँ पर इनको सही लगेगा इन कोर्ट्स को, उसके बेसिस पर वो लोक अदालत बना सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, जो हमारी हर एक लोक अदालत होती है ना, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, ठीक है। उसमें यहाँ पर नंबर ऑफ सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं जो केसेस को हैंडल कर रहे होते हैं। जनरली होता क्या है कि जो एक लोक अदालत है इसमें एक जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, और वो जुडिशियल ऑफिसर ही उस लोक अदालत का चेयरमैन होता है, और कुछ लॉयर भी होते हैं, सोशल वर्कर्स भी होते हैं। ये सब मिलकर यहाँ पे लोक अदालत को बनाते हैं। अब क्योंकि लोक अदालत को डेजिग्नेशन मिला है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर में, तो इस कानून के अंडर में दोस्तों बोला यह जाता है कि जो लोक अदालत है वो डिसीजन ले सकता है हमारे सिविल कोर्ट की तरह, और जिन भी पार्टीज का केस गया है लोक अदालत में, और लोक अदालत कोई यहाँ पर अपना फाइनल डिसीजन सुनाता है, तो वो बाइंडिंग रहेगा, उन दोनों पार्टीज को मानना होगा वो। अब मान लीजिए यहाँ पर दो पार्टीज थी, ए और बी, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, दोनों पहुंच गए लोक अदालत, कह रहे हमारे पास पैसा नहीं, हमें केस लड़ना है। वो लोक अदालत गए, लोक अदालत ने यहाँ पर केस देखा, और यहाँ पे क्या करा, जो भी कहा वो सब ये सुनेंगे, लेकिन मान लो ये जो पार्टीज हैं ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, कह रही नहीं यार हमें यहाँ पर अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, हमें ये बात ही नहीं मान रहे। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है लोक अदालत से, तो आपके पास में जो है क्या है, इसके मतलब इस पूरे मामले के अगेंस्ट में अपील करने का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप कहाँ पे अपील करोगे। अपील करने का कोई प्रोविजन नहीं होगा दोस्तों। कहने का मतलब है लोक अदालत ने जो बोल दिया आपको सुनना पड़ेगा। आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील नहीं कर सकते। अच्छा तो कहोगे न्याय कैसे मिलेगा? तो फिर आपको दोबारा कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप पूरा केस रजिस्टर करवाओ कोर्ट में जाओ और वहाँ पे अच्छी तरीके से लड़ो पूरा केस को फाइल करके। ये यहाँ पर बोला गया, क्योंकि लोक अदालत में कोई भी कोर्ट की फीस नहीं जाती। ध्यान रखना, नो कोर्ट फी पेएबल व्हेन अ मैटर इज फाइल्ड इन अ लोक अदालत। जबकि कोर्ट में जब आप मैटर को फाइल करवाते हो तो वहाँ पे फीस जाती है आपकी।
क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ और बात आती है। जो आपके लोक अदालत होते हैं दोस्तों, ये कैसे केसेस देखते हैं? सभी प्रकार के केसेस, चाहे वो सिविल डिस्प्यूट हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेस भी क्यों ना हो, लेकिन शर्त यह है कि वो आपके कंपाउंडेबल ऑफेंसेस से होने चाहिए। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से? चोरी चकारी का हो गया, छोटे मोटे अपराध को ही देखेगा लोक अदालत। ऐसा नहीं है मर्डर का केस हो गया, रेप का केस हो गया, इसको लोक अदालत नहीं देखेगा दोस्तों, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ध्यान रखना। छोटे मोटे अपराध, क्रिमिनल केसेस हो गए, छोटे मोटे सिविल डिस्प्यूट्स हो गए, फैमिली का कोई मैटर है, उसको यहां पे लोक अदालत सॉल्व कर देगा। क्लियर? लेकिन लोक अदालत जाने से पहले शर्त क्या होनी चाहिए? या तो वो केस आपका कोर्ट के सामने पेंडिंग होना चाहिए, या फिर यहां पे आप कह सकते हो कि आप कोर्ट गए नहीं हो उस मैटर को लेकर, फाइल करने वाले थे आप केस अपना लेकिन किया नहीं है, तो आप जा सकते हैं लोक अदालत में अपने केसेस को देखते हुए। शर्त यह है वो जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल हो, नॉन कंपाउंडेबल ना हो। कंपाउंडेबल में फॉर आपका फैमिली मैटर वगैरह जो भी हो, सिविल डिस्प्यूट हो, उसको देख लिया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कांड है, रेप का कांड है, मर्डर का कांड है, तो वैसा केस यहाँ पर लोक अदालत कभी नहीं देखता। ठीक, क्लियर हो गया। अब दोस्तों लोक अदालत में ही एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है परमानेंट लोक अदालत का। ये जो एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, इसके तहत यहाँ पर इसको डेजिग्नेशन मिला, स्टैच्यूटरी बॉडी का नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों वो जो लोक अदालत समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से बनाई जा रही थी, आपने ये देखा होगा, मैंने पढ़ाया कि जहां पे फिट लगेगा वहां पे बना दिया जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, परमानेंट लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया 2002 में। 2002 में इस वाले कानून में ही अमेंडमेंट कर दिया गया कि भाई हमें परमानेंट लोक अदालत भी चाहिए। तो कहीं कहीं पर परमानेंट लोक अदालत बना दी गई, जो कि यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के केस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, पोस्टल, टेलीग्राफ के केसेस को हैंडल करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो परमानेंट लोक अदालत है इनको सेटअप किया गया एज अ परमानेंट बॉडी। इसके अंदर भी एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं जो कि इस परमानेंट लोक अदालत को चला रहे होते हैं। समझ गए? और इसके पास में भी जो पावर होगी है, अब आप सोच रहे होंगे परमानेंट लोक अदालत है तो यहां पे तो बड़े बड़े मैटर्स भी देखे जा सकेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केस वैसे ही देखा जाएगा जैसे नॉर्मल लोक अदालत देखता है, यानी वही कंपाउंडेबल ऑफेंस को देखा जाएगा। समझ गए? ऐसा ना होना चाहिए कि भाई कोई बड़ा मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, तो उसको यहाँ पर ये हैंडल नहीं करेगा। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। समझ गए? आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात हो रही है, डिस्प्यूट से पहले ये जो केस है किसी कोर्ट में गया है या कोई भी पार्टी है इस डिस्प्यूट को लेकर वो यहाँ पे परमानेंट लोक अदालत में आई है ना, तो उस केसेस को यहाँ पर आप कह सकते हो हैंडल करता है यहाँ पे परमानेंट लोक अदालत। तो वो एप्लीकेशन वगैरह डाल सकता है परमानेंट लोक अदालत में कि भाई हमारे मुद्दे को, डिस्प्यूट को हैंडल कीजिए। समझ गए? तो कोर्ट में जाने से पहले आप परमानेंट लोक अदालत में भी जा सकते हैं अपने केस की सुनवाई करने के लिए। और परमानेंट लोक अदालत का भी जो डिसीजन होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, यानी कि वो आपने मानना ही होगा जो यहाँ पर उसने बोल दिया है। जो पार्टीज को बोल दिया है कि आपको ये करना है तो वो करना ही होगा। समझ गए? तो ये हो गया आपका एक और पॉलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म। चलिए आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश्ड है। वैसे आप देख पाओगे तो जनरली दोस्तों हमने इस टॉपिक के बारे में बहुत डिस्कशन करें, सिकल सेल डिजीज के बारे में बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ा रखा है। हुआ यहाँ पर यह है कि जो हमारी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पर यह बोला है कि जो सरकार है वो यहाँ पर अभी एक नए चीज़ के ऊपर काम कर रही है। जनवरी 2025 तक कुछ टेस्टिंग वगैरह कर रही है, टेस्टिंग वगैरह चल रही है, जहाँ पर जो स्पेशल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनमें सिकल सेल जैसी बीमारी को ठीक किया जा सके। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बताया यह जा रहा है कि इंडिया में सिकल सेल के केसेस बहुत सारे हैं। क्या होता है सिकल सेल आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये सिकल सेल के केसेस हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो आदिवासी ग्रुप हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपको नजर आएगा, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं कुछ नए जीन थेरेपी को डेवलप करने के ऊपर। CRISPR-Cas9 नाम का जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ किया जाता है जीन के अंदर बदलाव करने के लिए। बताए ना, कई बार पढ़ा रखा है CRISPR-Cas9 के बारे में। इससे क्या होता है, आपका डीएनए के अंदर जो आपकी जीन है डीएनए, उसके अंदर कुछ एडिटिंग की जाती है और एडिटिंग करके जो आपके खून से संबंधित प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, उससे लड़ा जा सकता है। क्योंकि सिकल सेल जो डिजीज है दोस्तों ये आपके ब्लड डिसऑर्डर ही है, आपके खून से संबंधित ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि शेड्यूल ट्राइब्स वाले कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, एक नई थेरेपी बना रहे हैं जिसके बेसिस पर आराम से उनको, उन शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सिकल सेल डिसऑर्डर से बचाया जा सकेगा। ना फाइनली अब मुद्दा ये आता है सिकल सेल डिसऑर्डर एग्जैक्टली होता क्या है। दोस्तों ये एक इनहेरिटेड हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर है। कहने का मतलब है जीन के अंदर बदलाव होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और होता एग्जैक्टली ये है कि ये फोटो देखो,
यहाँ पर क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल है ना, आपका खून बहने का पाइप है, आप ऐसा कह लो, ब्लड वेसल है जिसमें से खून रन कर रहा है, ब्लड रन कर रहा है। अब ब्लड भी आपका आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज है, लेकिन मेनली यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल केस है। आपका रेड ब्लड सेल का शेप क्या होता है, ऐसा गोल शेप होता है। कैसा, इस तरीके का, ये आप देख पाओगे, ये है, और ये आराम से आपके ब्लड वेसल्स में बह रहा है बिना कोई प्रॉब्लम के, खून बह रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन दोस्तों सिकल सेल डिसऑर्डर में क्या होता है, स्थिति ऐसी हो जाती है। कहोगे क्या है, सेमी तो लग रहा है, नहीं, यहाँ पे शेप देखना, जो आरबीसीज आपका ब्लड का शेप वो गोल है, और यहाँ पर जो शेप है वो सिकल जैसा हो चुका है, सिकल जैसे हंसियाँ जिससे बोलते हैं यहाँ पर, है ना, इस तरीके से, जिसका हम खेती में यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। तो ऐसा यहाँ पर आप देख पाओगे शेप हो चुका है। तो आपके रेड ब्लड सेल का शेप चेंज हो जाना, सिकल शेप ले लेना, इसी को यहाँ पे बोलते हैं सिकल सेल डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन ये बनेगा, भैया बताइए सिकल सेल डिसऑर्डर का कारण क्या है। आपके रेड ब्लड सेल में एबनॉर्मेलिटी होना, वही यहाँ पर सिकल सेल डिसऑर्डर का एक मेन कारण है। समझ गए। तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। अब सिकल सेल डिसऑर्डर होने की वजह से प्रॉब्लम यह है कि खून सही से बह नहीं पाता। अब ये गोल गोल है, आराम से बह रहा है। दोस्तों ये क्या है, सिकल सेल इस तरीके से अटक जाता है क्योंकि आपका शेप चेंज हो चुका है। अब बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, खून की कमी होने लगती है, थकान होने लगती है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, पीला पड़ने लगता है क्योंकि खून सही से बह नहीं रहा। तो पीला पड़ेगा शरीर, सिंपल सी बात है। हड्डियों में दर्द होने लगता है, चेस्ट में दर्द होने लगता है, जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि बताइए इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या है। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, ब्लड चढ़ाना, सिंपल सी बात है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो पेन वगैरह है वो दूर हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोक्सी यूरिया, ये जो मेडिकेशन है दोस्तों, ये क्या करेगा, ये आपका जो भी सिकल सेल डिसऑर्डर में दर्द होता है उसको ये कम करने में मदद करेगा। जो डिजीज़ के लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कंट्रोल कर सकेगा। फिर या तो हम कर सकते हैं एक और चीज़, वो है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी का अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हो कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है वो करेंगे। अगेन वही बात है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जीन में ही बदलाव कर देंगे। अब जीन में ही चेंज कर देंगे तो ये ब्लड डिसऑर्डर अपने आप ठीक हो जाएगा और आगे किसी में नहीं फैलेगा। नहीं तो फिर यहाँ पे एक इंसान जिसको ये डिसऑर्डर है वो फैमिली में भी आगे फैलाता रहेगा। जो उसके यहाँ पर फैमिली बढ़ेगी आगे, फिर आगे फैमिली उसकी बढ़ेगी, तो वो ऐसी खानदान में चलती रहेगी बीमारी। समझ गए। तो अभी सिकल सेल डिसऑर्डर से संबंधित कुछ अपडेट्स भी देखने को मिले हैं। जैसे हाल ही में यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम एफडीए का नाम देते हैं, तो यूएस के एफडीए ने दोस्तों अभी 2 अलग अलग जीन थेरेपीज को अप्रूवल भी दिया है हाल ही में। ठीक है, जीन थेरेपीज को अप्रूवल दिया है जो डिजाइन की गई हैं सिकल सेल डिजीज के लिए। और उन थेरेपीज में यहाँ पर क्या है, एक थेरेपी है जिसका नाम है लिवगेनिया और दूसरी है कैसगेवी। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में बताइए लिवगेनिया कैसगेवी नाम की चीज़ें न्यूज़ में थी, ये क्या है। ये आपकी थेरेपीज हैं जो स्पेशली सिकल सेल डिजीज़ को लेकर बात करती हैं, उसको टैकल करती हैं। तो ये दोनों ट्रीटमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्पेशली उन व्यक्तियों को जो सिकल सेल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पर वो 12 साल के हैं या 12 साल से ऊपर हैं। और ध्यान रखना यहाँ पर इनको अप्रूवल दे दिया गया है। क्लियर हो गया। तो ये था यहाँ पे हमारा सिकल सेल डिसऑर्डर का पूरा मैटर। नाउ फाइनली दोस्तों आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखते हैं आपने कितने अच्छे से हर एक चीज़ों को सुना है। अब आपको टेस्ट करने की बारी आ चुकी है। जो भी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से सुनी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उनके आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना। फिर एक साथ सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, तो उनको चेक करना, रीमैच करना, देखना कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने गलत किए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपका आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, विद रेफरेंस टू लोक अदालत। लोक अदालत के रेफरेंस में आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स से बताइए, इनमें से कितने स्टेटमेंट्स आई हैं, हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला, क्या लोक अदालत को स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर में। दूसरा स्टेटमेंट, क्या जो लोक अदालत है ये डिसीजन ले सकता है जो यहाँ पर सिविल कोर्ट की तरह है, और इसका जो फाइनल जो डिसीजन होता है क्या वो बाइंडिंग होता है सभी पार्टीज पर। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है जो लोक अदालत है इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, इसकी जो पावर है वो सभी केसेस को देखने की है, स्पेशली चाहे वो सिविल डिस्प्यूट हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वाले, या फिर वो फैमिली मैटर हो। इन मैटर्स को यहाँ पर देख सकता है लोक अदालत। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों के तीनों। ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो गया है, ध्यान रखना, ऑल 3।
क्या तीनों सही हैं या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सही नहीं है? बताइए, नन। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बताइए। सिंपल सा लॉजिक लगाना, सॉल्व करना इसको। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। यहाँ पे बात हो रही है घग्गर रिवर के बारे में। तो अभी पढ़ा था घग्गर रिवर के रेफरेंस में अगेन आपके पास में दो स्टेटमेंट्स है। बताइए इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, क्या घग्गर रिवर एक सीजनल रिवर है जो कि केवल मॉनसून सीजन में बहती है? दूसरा, क्या घग्गर रिवर हरियाणा के अरावली रेंजेस से निकलती है? तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत हैं। फिर नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। बात है डबल सन हेलो के बारे में। तो डबल सन हेलो से रिलेटेड अगेन आपके पास में दो स्टेटमेंट्स है। बताइए इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, डबल सन हेलो एक प्रकार का ऑप्टिकल फिनोमेना है जहां पर दो अलग अलग रिंग्स बनकर आती हैं सन के किनारे। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो डबल सन हेलो है ये कब होता है? जब हमारी सनलाइट आइस क्रिस्टल के माध्यम से, आइस क्रिस्टल जो कि क्यूमुलोनिबस, ध्यान रखना क्यूमुलोनिबस जो क्लाउड्स है उसमें जो आइस क्रिस्टल हैं उसके माध्यम से जब सनलाइट रिफ्रैक्ट होती है तब ये बनता है डबल सन हेलो। बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार के बारे में। तो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से रिलेटेड आपके पास में अगेन दो स्टेटमेंट्स है। बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, ये बोलता है कि जो ये पुरस्कार है दोस्तों ये प्रेजेंट किया जाता है एनुअली एक बेस्ट लिटरेरी क्रिएशन को, स्पेशली यहाँ पर जो यंग राइटर्स होते हैं जिनकी उम्र 35 साल या उससे कम है तो उनको यहाँ पर ये दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये इकलौता अकेडमी अवार्ड है जो ओपन है फॉर नॉमिनेशंस बाय पब्लिशर्स एंड सेल्फ नॉमिनेशन बाय राइटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इकलौता अकेडमी अवार्ड जो कि यहाँ पर ओपन है किस चीज़ के लिए? जो पब्लिशर्स के नॉमिनेशंस के लिए, मतलब जो नॉमिनेशन होता है पब्लिशर्स के माध्यम से होते हैं, सेल्फ नॉमिनेशन राइटर्स करते हैं। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम के बारे में। तो कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम से रिलेटेड आपके पास में दो स्टेटमेंट्स है। बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, ये जो प्रोग्राम है इसका मेन एम क्या है? जो हमारा रूरल इंडिया है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र है, उसको पूरी तरह से बदलना, महिलाओं को स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको और ज़्यादा सशक्त बनाकर। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को यहाँ पर केवल और केवल ओनली है केवल यहाँ पे लागू किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। ना फिर आता है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बात हो रही है बिटुमेन के बारे में। तो बिटुमेन के रेफरेंस में अगेन दो स्टेटमेंट्स है। बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, बिटुमेन एक डेंस हाईली विशियस एंड पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन है। दूसरा जो बिटुमेन है दोस्तों इसका कॉमनली यूज किया जाता है वाटरप्रूफ बोट्स में और दूसरे मैरीन वेसल्स में। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों गलत हैं। फिर अगला प्रश्न बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से बताइए जो ऑफिक्थस सुरई है, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। तो ये जो ऑफिक्थस सुरई है जो टर्म है वो किस चीज़ को डिफाइन करता है? ऑप्शन नंबर ए, क्या ये जो टर्म है क्या ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? ये ऑप्शन नंबर बी एक यूनिक टाइप ऑफ कोरल है जो बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, या ऑप्शन नंबर सी एक रेयर स्पीशी है बर्ड की जो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, या ऑप्शन नंबर डी ये एक नई डिस्कवर्ड स्पीशी है स्नेक ईल की। तो बताइए चारों में से सही उत्तर यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर बात हो रही है घोड़बंदर फोर्ट के बारे में। तो जो घोड़बंदर फोर्ट है यह हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कौन सा स्टेट में लोकेटेड है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर है वेस्ट बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, या फिर डी ओडिशा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों ये हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से, बढ़िया तरीके से और करेक्ट तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। तो जो भी आपका स्कोर होगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। पहले मैं क्या करूँगा, अभी एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बता देता हूँ ताकि आप रीचेक कर सको, रीमैच कर सको कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगी, चीज़ें आप आराम से रिकॉल कर पाओगे, लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो बात यह है कि घोड़बंदर फोर्ट जो हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ऑप्शन नंबर भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है, पता है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ऑफिक्थस सुरई हाल ही में न्यूज़ में है ना, ये चारों में से कौन सी चीज़ को डिफाइन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये बेसिकली जो सुरई है ये एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशी है स्नेक ईल की।
है ना, स्नेक हिल जो कि ओडिशा में फाउंड किया गया है। फिर आपसे पूछा गया बिटुमेन के बारे में बताइए, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है कि बिल्कुल बिटुमेन जो है एक काफ़ी गाढ़ा विशेष पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन है। दूसरा भी सही है, इसको वाटरप्रूफ बोट्स के अंदर में यूज़ किया जाता है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपसे पूछा गया। अगेन यहाँ पर आप देख पाएंगे तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। दूसरा ये बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसको केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लागू किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फेज 1 में अगर आप देख पाओगे 12 और राज्य हैं जहाँ पे लागू किया गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बट पहला वाला सही है कि हाँ बिल्कुल ये जो प्रोग्राम है इसका मेन मकसद है रूरल इंडिया को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार को देखते हुए बताइए दो स्टेटमेंट है कौन सा सही है। अगेन यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि जो बेस्ट लिटरेरी क्रिएशन है स्पेशली जो यंग राइटर्स होते हैं उनके थ्रू उनको दिया जाता है ये, जिनकी उम्र 35 है या उससे कम है। और फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया डबल सन हेलो बताइए, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स अगेन इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो डबल सन हेलो क्या है, एक ऑप्टिकल फेनोमेना जहाँ पर हमने देखा था सूर्य के किनारे दो रिंग्स बनकर आती हैं, बिल्कुल ये सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा कि यहाँ पर जो सनलाइट है जब वो हमारे इस वाले क्लाउड, कौन सा क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के क्रिस्टल से रिफ्रैक्ट होकर आती है तब वो सर्कल बनता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लाउड दोस्तों गलत है, क्लाउड यहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस नहीं है, क्लाउड है सिरस, CIRRUS, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये फ़र्क है, यहाँ पर क्लाउड का डिफरेंस है, बस क्लाउड की वजह से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया गलत। तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करके पूछा जा सकता है। तो सिरस क्लाउड दोस्तों यहाँ पर इस क्लाउड का अगर ये बस खाली नाम क्लाउड हो जाता ना, ये वाला सिरस लिख देते तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते, बट अभी यहाँ पर पहला वाला सही है, दूसरा वाला यहाँ पे गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया घग्गर रिवर के बारे में बताइए, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। घग्गर रिवर एक सीजनल रिवर है जो कि मानसून वाले सीजन में बहती है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि हरियाणा के अरावली रेंज नहीं, अरावली नहीं शिवालिक रेंज से निकलती है, आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश वाले रीजन से। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पे लोक अदालत से संबंधित बताइए, तीन स्टेटमेंट है, तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तीनों के तीनों सही हैं। अभी तो डिटेल्स पढ़ी थी हमने कि हाँ लोक अदालत को स्टैचुटरी स्टेटस मिला है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर में। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि हाँ इसको पास में सिविल कोड की तरह पावर्स हैं। तीसरा भी सही है, यहाँ पर ये सिविल डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, स्पेशली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को देखेगा। तो यहाँ पर ऑल थ्री इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो क्या स्कोर रहा है आपका, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन को सही किए होंगे। चलिए फाइनली आते हैं वर्ड ऑफ द डे पर। आज का हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, वर्ड है इंटरमिनेबल। तो इंटरमिनेबल का मतलब क्या हो सकता है, टायरसमली लॉन्ग, या फिर कह सकते हो विदाउट एंड, या फिर कह सकते हैं एंडलेस, खत्म ही ना हो, एटर्नल। तो इस तरीके के वर्ड का यहाँ पे हम दोस्तों यूज़ कर सकते हैं, ये इसके सिनोनियम है इंटरमिनेबल के। तो जहाँ पर भी इंटरमिनेबल वर्ड का यहाँ पे यूज़ होगा तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब सॉरी जहाँ पर भी कह रहा हूँ आपका एंडलेस वर्ड का यूज़ होगा, जहाँ पे अनंत बोल सकते हैं, अपार बोल सकते हैं, बेहद बोल सकते हैं, है ना, ऐसे वर्ड का जहाँ पे यूज़ हो रहा होगा तो वहाँ पे आप इंटरमिनेबल का यूज़ करिएगा। एवरलास्टिंग, एंडलेस, है ना, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं हम। इनएग्जिस्टेबल, तो या फिर कह सकते हैं इलिमिटेबल, एक्सेसिव, तो इन सब चीज़ों की जगह यहाँ पर इंटरमिनेबल वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। तो इस वर्ड का यूज़ करते हुए अब आपको करना क्या है, एक सेंटेंस बनाना है जैसा डेली बेसिस पे बनाते हैं, और ज़रूर से बनाना है, नहीं तो फिर वर्ड का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो बताइए सेंटेंस नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। स्टार्टिंग में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि बताइए तीन स्टेटमेंट है, तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, पहला स्टेटमेंट कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था मौर्य डायनेस्टी के थ्रू, क्या ऐसा सही बात है? ये सरासर गलत है। कल हमने पढ़ा था ना, गुप्ता एम्पायर में जो कुमार गुप्ता वन थे उन्होंने यहाँ पर बनाया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी को कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड की फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, ये सही बात है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख पाओगे नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, ऐसा इंटरनेशनल सेंटर देखने को मिलेगा हायर लर्निंग के लिए, जहाँ पे दुनिया भर से जो स्कॉलर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे थे इस यूनिवर्सिटी में। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है।
तीसरा बोलता है जो फा ही हैं, चाइनीज़ स्कॉलर, ये नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं, इसकी लर्निंग्स के बारे में लिखते हैं, इसके आर्किटेक्चर के बारे में लिखते हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है। तो 1 और 3 गलत है, केवल एक सही है दूसरा वाला। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। फा ही जो है वो चाइनीज़ बुद्धिस्ट थे, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क जो कि इंडिया विजिट करते हैं 15वीं सेंचुरी में, बट वो नालंदा यूनिवर्सिटी कभी विजिट करे ही नहीं। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो विजिट करने वाले जो चाइनीज़ स्कॉलर थे वो थे ह्यूनसिंग का नाम याद होगा दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर बताया डेफिनेटली, लेकिन फा ही का नाम नहीं आता नालंदा यूनिवर्सिटी से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा। इस वजह से हमारा जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया है। बाकी स्टार्टिंग में आपको मैंने प्लेस दिया था अच्छे से कवर करने के लिए, जो न्यूज़ में है उसको देखने के लिए, तो उसमें आया था आपका मरकरी लैंड, है ना, मरकरी आइलैंड। तो मरकरी आइलैंड दोस्तों अभी चर्चाओं में है। तो क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है जहां पर मरकरी आइलैंड के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। तो अभी रिसेंटली जो 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो गया, उस फेस्टिवल पर इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री को प्रीमियर किया गया था, उस वजह से मरकरी आइलैंड न्यूज़ में था। तो मरकरी आइलैंड क्या है? एक छोटा रॉकी आइलैंड है, कहाँ पर? अटलांटिक ओशन में, जो नामीबिया नाम का देश है उसके जस्ट यहाँ पे ऑफ कोस्ट पर आपको ये लोकेट देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सर्च कर लेना, मिल जाएगा। मैप में लेकर आया नहीं हूँ, लाया था वैसे, वो स्लाइड डिलीट हो गई है यार। फिर बात आ रही है मरकरी आइलैंड की, तो यहाँ पर इसको हम रिकग्नाइज कर चुके हैं एज अ इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। तो जो हमारी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया को इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया का टैग देती है। तो मरकरी आइलैंड को ये टैग में मिल चुका है, समझ गए। और ध्यान रखना, न्यूजीलैंड के पास में भी इस प्रकार का आइलैंड का एक ग्रुप है जिसको मरकरी आइलैंड्स वो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मरकरी आइलैंड है वो नामीबिया के पास वाला है। तो इसको अच्छे से यहाँ पर मैप में देखना था। चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत कुछ हमने डिस्कस किया है, छोटे से सेशन में भरपूर मात्रा में नॉलेज मिली है, भरपूर मात्रा में सारे करंट अफेयर्स कवर किए हैं जितने ही पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे बोल चुका हूं मैं, अभी केवल 3 दिन हुए हैं, धीरे धीरे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स इस वीडियो में होते चलेंगे, उसकी मदद आपको मिलती चली जाएगी, आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलता चले जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।